सब इधर ध्यान दीजिए। लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा? आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के जो बेसिक बातें हैं वे पता की, उनको आपने सीखा, जाना। ठीक, कुछ हमने बताया भी 9th का है, कुछ 10th का है, और सॉल्यूशन के टाइप बताया आपको, एक टेबल बनवाई जिसमें एनसीईआरटी से थोड़े अलग एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी तो आपके पास रहती है, उसे तो आप पढ़े ही नहीं। ठीक, और कुछ फॉर्मूले आपने किए थे जिसमें कुछ फॉर्मूले रह गए थे, जैसे मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलैरिटी हुआ, मोलैलिटी हुआ। इनको आज देखेंगे और कुछ थोड़ा और पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन आपने पढ़ा था होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक, और एक सॉल्यूशन किससे बनता है? उसके लिए चाहिए होता है आपको सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये चाहिए होते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके बनता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। अब इसमें ही आपने यदि हम यहां पर बात करें किसकी, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्वस सॉल्वेंट, समझ रहे बात आप? ऐसा सॉल्वेंट क्या, जब वाटर को यूज किया जाता है तो उसको आप एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट हैं, चाहे ईथर हो, एसीटोन हो, बेंजीन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, अल्कोहल हो, ठीक, ये सारे कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब इनमें किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं आप, तो वो बनाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ रहे मेरी बात? सॉल्वेंट, तो इससे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और इससे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझे बात को? फिर इसमें आपने पढ़ा बाइनरी, बाइनरी आपने पढ़ा। बाइनरी क्या? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी जिसमें सॉल्वेंट सोल्यूट का रेशियो 1:1 का है। समझे मेरी बात? फिर टर्नरी जिसमें सॉल्वेंट का रेशियो 1 और सोल्यूट का 2, इस प्रकार। क्वार्टनरी इसमें सॉल्वेंट 1 और सोल्यूट 3, इस प्रकार। ये सॉल्यूशन की कुछ बेसिक बातें हो जो फर्स्ट पार्ट में आपने मिस की थी। अब ये याद आ गई तो बता दी। अब हम वही करते हैं जो कुछ फॉर्मूले हमारे रह गए थे। सबसे बात मैं पहले करता हूं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में मोल प्रभाज भी क्या कहा जाता है, इसको आप यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्स से। और ये ऐसी चीज के लिए अप्लाई होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कोई सिस्टम, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो कोई गैस भी हो सकती है। ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है। तो ये किसी भी सिस्टम पर अप्लाई किया जा सकता है, और ऐसा सिस्टम जिसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स मौजूद हो।
तो उनके मोल फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए या मोल ऑफ कंपोनेंट ए, मोल ऑफ ए या एन ए कर लीजिए, एन ए अपॉन जितने भी उसमें कंपोनेंट हैं उन सब के मोल का सम, यानी टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। हाँ जी, तो ये हो गए मोल फ्रैक्शन आपके, मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का आप निकालना चाह रहे हैं, अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप इस प्रकार लिखेंगे, एक्स ए के लिए अप्लाई किया गया है, तो यानी कंपोनेंट, हमने कहा जिस भी सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हैं उनका किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मान लिया आपने ए को अप्लाई किया तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जब उसमें दो ही कंपोनेंट है। समझ रहे? अब इस चीज को हम किसी भी कंपोनेंट पे अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए हमने मान लिया कि भाई हमारा आई कंपोनेंट है कोई, अब उस आई की वैल्यू 5 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो एक्स आई इक्वल टू एन आई अपॉन एन वन, या ए मान ले, ए मान रखा तो ए मान लो, एन ए प्लस एन बी डॉट 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 एन आई। समझ रहे मेरी बात को? चलो अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एन ए अपॉन सिग्मा एन आई, ये भी लिखा जा सकता है। ये इसी के फॉर्मूले हैं। अब यहां पर आपने एक चीज नोट करनी होगी कि सम ऑफ ऑल, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल टू यूनिटी। समझे? इसको यूनिट मान के चलते हैं, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, कितने भी डॉट 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 एक्स आई इक्वल टू 1, यानी यूनिट, यूनिटी, यूनिट मानते हैं कि एक यूनिट है ये सारे के सारे। समझ रहे मेरी बात? यूनिट क्यों मानते हैं? क्योंकि सारे एक सिस्टम में मिले हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं भाई मोलैरिटी की। नंबर एक ये हो गया, दूसरी बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में, बात पे फोकस करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल घुले हुए हैं सॉल्यूट के, वो होती है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। समझ रहे? यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी ध्यान रखें क्या, इन लीटर में। समझ रहे? अब मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m इक्वल टू n अपॉन v, ऐसे। ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू n, क्या है, नंबर ऑफ मोल, n इक्वल टू होता है मास
अपॉन मोलर मास। मास किसका? सोल्यूट का, और मोलर मास सोल्यूट का। मास अपॉन मोलर मास, समझे बात को? ठीक, तो m इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन m, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? यहां तो कोई समस्या नहीं हो रही, कोई दुविधा नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है, उसके रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसको फिर अब हम इससे क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम W अपॉन m बाई v। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ठीक, अब चलो यहां से हम एक चीज लेके आते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसी फॉर्मूले को, इसे तो अभी साइड लगाओ, इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू m इंटू v। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और ये बात चल रही है बेटा लीटर में, और इसी को क्या लिख सकते हैं? W अपॉन m इक्वल टू m इंटू v। ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज पता है, यहां पे ग्राम मोल, ये जो चीज है ये मास ग्राम में है, अब मोलर मास भी ग्राम में है, तो ये चीज जो है ये ग्राम मोल है, ये चीज हमें पता है। चूंकि ग्राम मोल इक्वल टू क्या? W अपॉन m, ये ग्राम मोल की बात है, ये हमें पता है। तो इसलिए मिलीमोल, मिलीमोल क्या हो जाएंगे? W अपॉन m इंटू 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ग्राम मोल है तो मिलीमोल ये हो जाएगा, समझे? तो इसको, ये फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है क्या? W अपॉन m इंटू 1000 इक्वल टू m इंटू v। और ध्यान रखेंगे अभी तक यहां तक बात क्या चल रही थी? ये बात चल रही थी यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, जब वॉल्यूम लीटर में थी। अब यहां बात आ गई, वॉल्यूम तो लीटर में ही है, लेकिन जो मोल है वे उस लीटर सॉल्यूशन में मिली मोल में कंसीडर कर रहे हैं हम। लीटर में था, लेकिन जो सोल्यूट की मास था या जो मोल थे वे ग्राम मोल में कंसीडर कर रहे थे, ये मिली मोल में कंसीडर कर रहे हैं। 1000, हाँ 1000, ठीक, ये रही बात। हो गया क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और देखो, अब हम क्या जानते हैं इस फॉर्मूले से? वी नो दैट, वी नो दैट क्या है? m इक्वल टू W अपॉन m बाई v। तो इसलिए m इक्वल टू W अपॉन m v। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये लीजिए, हो गया। आसानी चीज है ये, एक ही फॉर्मूले से आ रहे सारे, आप देखेंगे एक ही फॉर्मूला है वो सारा। जिसे ये सिस्टम भारी लग रहा है वो समझ लो उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या है, या तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा वो, या वो यहाँ पे नहीं समझ रहा। आप अगर ध्यानपूर्वक इसको देख रहे होंगे तो इसी फॉर्मूले से सारा आया है, एक से ही, ठीक। अच्छा, अब यहीं से एक चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम यहां से इसकी स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं। ये यहां पर ले आओ, इसी को इधर कर देता हूं मैं, ये लो, यानी m इंटू स्मॉल m इक्वल टू W अपॉन v।
और बेटे ये होती है स्ट्रेंथ एक सॉल्यूशन की, समझ रहे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन की यदि स्ट्रेंथ निकालने के लिए दी जाए तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझे बात को। अब भैया ऐसा हो सकता है कि दो सॉल्यूशन दे सकता है और उन दो सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट होंगे, दो सॉल्यूशन देगा, दो सॉल्यूट देगा, किसी एक सॉल्यूट के मास को बता पूछेगा कि कितना मास है, या दो सॉल्यूशन दो सॉल्यूट देकर एक दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की वॉल्यूम पूछेगा कितनी है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, बड़ा आसानी फॉर्मूला है। क्या है वो, ये तो इतना काम हुआ। अब यहां से शुरू करते हैं। M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 V2, एक फॉर्मूला ये है। अच्छा M1 V1 प्लस M2, वो भी फॉर्मूला था, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, वो भी फॉर्मूला है, लेकिन ये मैं दूसरा बताना चाह रहा आपको। M2 इंटू V2 इक्वल टू M3 M1 V1 इक्वल M2 V2 M1 V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ये है वो फॉर्मूला आपका। तो इससे M3 निकल जाएगी, M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, एक फॉर्मूला ये है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए जब तक आप, फिर मोलैलिटी की बात करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है उसका। हाँ भाई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने? बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, CCl4 है, एक और ईथर। ईथर देखा हो, नखून, ये नखून पॉलिश उतारने में भी काम आया हो, ठीक है। हाँ, अच्छा एक ईथर होता है, थिनर का भी यूज किया जाता है, थिनर होता है वो, अरे वो ईथर ही होता है वो भी, चलो। हाँ, थिनर थोड़ा अलग केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन है ये भाई भाई, ठीक। अच्छा, अब इस छोटे से एरिया में हम देखते हैं, ये हुई आपकी मोलैलिटी। अब छोटे से एरिया में देख लो मोलैलिटी। मोलैलिटी का मैंने आपको कल चलते चलते बताया था, कल या परसों। अब मैंने एक चीज पे जोर दिया था जब आपको मोलैलिटी पढ़ा रहा था, कि नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी में आपको ध्यान रखना है क्या, नंबर ऑफ मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलैलिटी में जोर दिया था किस पे, सॉल्यूशन पे, किसमें, लीटर में। अब मोलैलिटी में जोर दे रहे हैं हम केजी पर, और किस पर, सॉल्वेंट पर, ये ध्यान रखना। तो बस बाकी चीज वही सारी जगह, ठीक है। यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, वही नंबर ऑफ मोल और आपका सॉल्वेंट का वेट केजी में। WS कर दूं मैं यहां, जिससे आपके ध्यान भी रहेगा। WS मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें है ये, केजी में, KGF नहीं, केजी में, ठीक। तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक। अब यहां पे भी n की जो वैल्यू रखते हैं हम, वो क्या रखते हैं, W अपॉन m डैश कर दूं मैं सर, ये मोलर मास है किसका, कंपोनेंट का, अपॉन
WS। ये बात है किसमें, अभी तक लीटर में, सॉरी केजी में। अब गुना कर दो 1000 की जरा में इंटू 1000, तो ये हो गया क्या, ग्राम में। वो केजी था, ये ग्राम हो गया। समझे बात को। अच्छा, इसमें ही एक काम और हो सकता है क्या, अगर लीटर की बात करें अभी इसे थोड़ी देर के लिए 1000 को भूल जाओ, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी इक्वल टू W अपॉन M डैश। M डैश क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, और वो भी यहां ग्राम में, ठीक, यहां भी ग्राम में है, ये यहां पे भी ग्राम में है, ध्यान रखना। सोलवेंट केजी में है, अब यहां पे सोलवेंट हो गया ग्राम में, 1000 का मल्टीप्लाई करते ही। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, WS इंटू WS, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राम में, नहीं तो ये लीटर वाला है, केजी वाला है, ये आपकी होगी मोलैलिटी। समझ गए, आसान से ही फॉर्मूले हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, देख लेंगे, और फिर रह गया आपके NCERT के न्यूमेरिकल, उन्हें भी करते हैं।